Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of economics. This is class 10th, chapter globalization. So actually I'm not feeling well, that's why making a video for you ताकि आपकी स्टडी जो है वो हैम्पर ना हो. ओके सो एज़ यू कैन सी कि मैंने इस PDF में आपके ग्लोबलाइजेशन के नोट्स इंक्लूड किए हैं और इन नोट्स में मैं आपको जहाँ तक हमने सेज तक कंप्लीट कर लिया था. सी ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. अब हम आगे बढ़ते हैं विद सेज. सेज जो है वो 3 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका. सो स्टार्ट करते हैं. सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को काइंड ऑफ लालच दे रहे हैं और वो जो लालच है वही है सेज का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो कि डिफ़ाइन किया जाता है. जैसे आप ये मानिए ये हमारा इंडिया है और इसका ये जो पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हैं. तो इस एरिया में इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए हम फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं, उन्हें लालच देते हैं. क्यों देते हैं लालच? क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ होती हैं उन्हें हमें कम करना होता है. जैसे कि पंजाब और हरियाणा जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट्स हैं. हमने 9th की NCERT में भी पढ़ा था. वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो बहुत ही कम है. तो जो पुअर स्टेट्स है जैसे कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन एरियाज़ में क्या करेंगे हम? पॉवर्टी को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज बनाएंगे. और एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज कब होंगे? जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ प्लांट होगी. तो उस एरिया के वो एरिया जो कि इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया को सेज जोन डिसाइड कर देते हैं. अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को लालच देते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी जो फैक्ट्री उसे प्लांट करते हो, इस पर्टिकुलर एरिया में अपना सेटअप करते हो, देन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे. फॉर एग्जांपल हम 2 या 3 साल के लिए आपको टैक्सेशन में रिबेट दे देंगे और जो हमारे लेबर लॉज हैं उनमें हम आपको छूट दे देंगे. तो इससे होता क्या है? MNCs का तो आपको पता ही है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने कॉस्ट को कम से कम रखना चाहती है और कॉस्ट आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ रहा है, लेबर लॉज में रिलायबिलिटी है, देन इट मीन्स कि आपका जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी. तो जो MNCs हैं अलग अलग कंट्री की, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में अपनी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करेंगे और उससे क्या होगा? हमारी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी और ग्रो करेगी. वो जो पर्टिकुलर एरिया जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, अब तक उसमें इंडस्ट्रीज़ प्लांट नहीं हुई हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ प्लांट होंगी, आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो जो एरिया जो पिछड़ा हुआ है वो भी डेवलप्ड हो जाएगा. ओके सो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था. अब नोट से पढ़ लेते हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज आर दी स्पेशली created industrial zones having world-class facilities such as road, electricity, water, transportation, storage, etc. These zones are created to attract foreign investment. सी मैंने आपको बताया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो एरियाज़ है ये डिसाइड किए जाते हैं और इनमें क्या होता है? बहुत सा अच्छी फैसिलिटीज़ होती है. वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ का मतलब बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी. यहाँ पर रोड है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है. प्लस ये 24/7 जो होते हैं, ये जो जोन्स है ये वर्क करते हैं. मतलब यहाँ पर 6 घंटे की 4 शिफ्ट्स होती हैं और लोग 4 शिफ्ट में काम करते हैं. चारों शिफ्ट्स में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो चलती ही रहती हैं. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई कंपनीज विल इन्वेस्ट इन सेज में जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इन्वेस्ट क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी. सेकेंड, एग्जाम्पशंस इन द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. मतलब अगर मैंने आपको बताया ना कि 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप सेज के एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हो तो. प्लस फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं यहाँ के, तो इससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस होती है. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. मतलब कि हमने बात कर ली ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट सारे हमने देखे. तो
जैसा कि मैंने आपको बताया था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये लोग रूल्स ऐसे सेट करते हैं कि जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेनिफिट हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को के बेनिफिट के लिए रूल सेट होने चाहिए। तो ये दिखाते ऐसा है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये काम करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के बिजनेसमैन के लिए। सो यहाँ एक टॉपिक है छोटा सा आपका, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एंड ऑल्सो अश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। मतलब फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है सभी को इक्वल, ताकि सबको ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर बात ये है कि जो बेनिफिट्स, जो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्कर्स हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमीज़, उनको जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम हो पाए। बट इन रियलिटी नॉट एवरी वन हैज़ बेनिफिटेड इक्वली फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये है कि अगर एक कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है? सिर्फ उस कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलता है, मैनेजमेंट को मिलता है, जो उसका बॉस होता है उसको मिलता है। बट जो लास्ट मोमेंट तक जो सारा काम करता है, जो एम्प्लॉई होता है, उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सेम उसी तरह से बात ये हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हर एक इकॉनमी को मिलना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ बेनिफिटेड अलॉट। सिर्फ उन्हीं लोगों को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है जो कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं और उनके पास पैसे हैं बहुत सारे। तो अब हम क्या करें कि जिससे हम फेयर ग्लोबलाइजेशन को गेट कर पाएँ। सो हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फेयर बना सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, कुछ तरीके गिवन है जिससे हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो ये 5 मार्कर्स में इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल बाय टेकिंग सम स्टेप्स लाइक, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है उसका फेयर बेनिफिट हमें मिले, फेयर ग्लोबलाइजेशन को हम शेयर कर पाएँ, उसके एडवांटेजेस को शेयर कर पाएँ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। अपनी कंट्री में जो लेबर लॉज हैं, जो हम सेज में लेबर लॉज दे रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए हम दे रहे हैं, वो बेनिफिशियल है, लेकिन फिर लंबे टाइम तक वही लोगों की मेंटलिटी बन जाती है। लोग उसी तरह से क्या करते हैं, लेबर लॉज वैसे ही चलाने लग जाते हैं। तो जो लेबर लॉज हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सपोर्टिंग स्मॉल प्रोड्यूसर्स सो दैट दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। और छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडिया के या अपनी कंट्री के, उन्हें हम प्रमोट करें ताकि वो क्या हो, वो जो टफ कंपटीशन है उसमें सर्वाइव कर पाएँ। यूजिंग ट्रेड बैरियर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, मतलब हम टैक्सेशन जो पॉलिसी जो है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसे अच्छा करें। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो WTO में नेगोशिएट कर सकती है, वहाँ पर बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकती है ताकि फेयर रूल्स बन सके। जो WTO है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में रूल्स ना बनाए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में भी रूल बनाए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन फॉर्म ग्रुप टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। और एक हम एक क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ मिलके, ताकि जो डोमिनेट कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, उन्हें रोका जा सके। सो विद दिस टॉपिक वी कंप्लीटेड आर दिस चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। आपके पास नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो मेक श्योर कि अब जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारे नोट्स जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें और उनको लर्न कर लें। आई थिंक आपका संडे को क्लास टेस्ट होगा, तो उसमें मैं ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर ही देने वाली हूँ। सो इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।